Okay, welcome students. Now today we'll have a quick revision of the gravitation for the NEET. अब जब भी हमें gravitation की बात आ जाती है, we just as once we hear the word gravitation, so what comes into our mind is कि न्यूटन चल रहा था या न्यूटन बैठा हुआ था ऊपर से सेब गिरा पेड़ से, and that is how the gravitation started. Actually, this is purely illogical. The gravitation didn't start once the apple fell on the Newton. Gravitation, the start of the gravitation has a long history. It's a work of centuries. पहले गैलीलियो आ गया. उससे पहले एक कंसेप्ट हमारे पास ये था कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. सो उसके बाद वहां पे ग्रेविटेशन का स्टार्ट हुआ. फिर ये देखा गया कि नहीं, अर्थ सेंटर पे नहीं है, शायद सन सेंटर ऑफ यूनिवर्स पे है, तो वहां से हमने ग्रेविटेशन की बुनियाद रखी. तो फिर गैलीलियो ने ग्रेविटेशन पे कुछ काम किया. हाँ, न्यूटन को इसका जाहिर सी बात है कि न्यूटन को क्रेडिट तो ग्रेविटेशन का जाता है, बिकॉज ही क्वांटिफाइड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. लेकिन ग्रेविटेशन ना तो न्यूटन पे सेब गिरने से स्टार्ट हुआ और ना ही वहां पे खत्म हुआ. ग्रेविटेशन उससे पहले भी था जब गैलीलियो ने काम किया. फिर टाइको ब्राही ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, केपलर ने ऑब्जर्वेशंस किए, न्यूटन ने अपना काम किया, और न्यूटन के बाद भी आइंस्टाइन ने भी काम किया ग्रेविटेशन पे. सो ये जो हमारे पास एक कंफ्यूजन होता है कि दैट ग्रेविटेशन स्टार्टेड वंस द एप्पल फेल ऑन द न्यूटन, सो दिस इज एक्चुअली नॉट द ट्रू स्टोरी. अब अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, विल नॉट गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ द ग्रेविटेशन बिकॉज वी हैव टू बी स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑन व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस आस्क्ड और द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट 2021. अब ध्यान से समझिए बेटा, वी हैव selected some about 20 questions which will cover almost the majority of the topics of the gravitation. Now, what are the essential topics of the gravitation which we have to focus on? The first thing will be starting with obviously the Newton's law of gravitation. Fine. Then comes the acceleration due to gravity and variation of acceleration due to gravity with various factors. Like, how does acceleration due to gravity vary with height above the surface of earth, depth below the surface of earth, rotation of earth, shape of earth. So इन चीजों पे ध्यान रहेगा कि acceleration due to gravity क्या है और ये किन factor से change हो रहा है. And then comes the interesting topic regarding the escape velocity and orbital velocity, the relation between the two. और उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आस्क थिंग्स बेस्ड ऑन द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, उस पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, विल ट्राई टू डिस्कस देम. एंड देन ऑब्वियसली द केपलर्स 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, वो हमें डिस्कस करना होगा इस यूनिट में. ठीक है बेटा, चलिए लेट्स बिगिन. द फर्स्ट वन we have the question given is two particles of equal mass m go round a circle of radius r under the action of their mutual gravitation attraction. The speed of each particle is. ध्यान से समझिएगा बेटा बात को. हमारे पास दो पार्टिकल्स है, जिन दो पार्टिकल का वजन बराबर है. दे गो राउंड ए सर्कल. चलिए मैं सर्कल बना रहा हूं यहां पे. वी हैव ए सर्कल दिस वे एंड वी हैव टू पार्टिकल्स ऑफ मास m. यहां पे एक पार्टिकल है, इसका भी मास m है, और यहां पे एक पार्टिकल है, इसका भी मास m है. दे गो अराउंड ए सर्कल. सपोज ये पार्टिकल यहां से जा रहा है, ये पार्टिकल यहां से जा रहा है, ऑफ रेडियस r. ये ना बेटा, two particles of equal mass m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitation. The speed of each particle is. The speed of each particle. एक चीज मुझे पहले बताइए बेटा, अगर इस सर्कल का रेडियस r है, दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस फिर कितना होगा, which will be diameter of the circle, that is 2r. Fine. अब एक चीज बेटा ध्यान रखिएगा, we know for any particle to move in some circular orbit there has to be some source of centripetal force. किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है. For example, if electron is moving around the nucleus, the electrostatic force of attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electron provides it the necessary centripetal force for the electron to move around the nucleus. Similarly, if I am swinging a stone, अगर मैंने किसी पत्थर को यहां से धागे से बांधा है and I am swinging it, now my hand provides the centripetal force for the stone to move around a circular path. Similarly, बेटा किसी भी चीज को, जनरल में किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हो सकता है. जैसे सपोज हम कहेंगे इफ ए व्हीकल इज मूविंग अराउंड ए कर्व्ड पाथ, अगर एक गाड़ी को कर्व करना है,
एक गाड़ी को कर्व करना है, हमें पता है every curve is part of some circle, so the vehicle requires centripetal force. Now what provides its centripetal force? The frictional force between the tires and the road provides it the centripetal force. लेकिन क्या होता है बेटा वहां पे, क्योंकि हमें इसी 11th वाले पोर्शन में ही आ जाता है कि जब हम फ्रिक्शन इज मे नॉट बी अ रिलायबल सोर्स, हम गाड़ी के टायर और रोड में जो फ्रिक्शन है इट कैन नॉट बी अ रिलायबल सोर्स, क्योंकि अगर गाड़ी के टायर घिस गए तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर बारिश हो गई तो फ्रिक्शन कम होगा. सो फ्रिक्शन में नॉट बी अ रिलायबल सोर्स, क्योंकि अगर वहां सेंट्रीपिटल फोर्स मिला नहीं, गाड़ी करू नहीं करेगा, सीधे जाएगा तो एक्सीडेंट होगा. ठीक, तो हम क्या करते हैं, वी गो फॉर द बैंकिंग ऑफ द रोड्स. हम बैंकिंग में क्या करते हैं, द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड कंपेयर टू द इनर एज. तो उससे क्या होता है, वेट का एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स जो भी है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है फॉर ए बॉडी टू मूव इन सम सर्कुलर ऑर्बिट. सिमिलरली हम बेटा कहते हैं कि अगर टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल है या साइकिलिस्ट है, वो उसको जब कर्व करना होता है वो अपने आप को ही बेंड करता है, जिसको बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट कहते हैं. बिकॉज वंस ए साइकिलिस्ट और अ मोटरसाइकिलिस्ट बेंड्स, व्हाट हैपेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ द वेट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. Provided the centripetal force. तो similarly, suppose अगर हम बात करें, if a planet revolves around the sun, all planets revolve around the sun in circular, in elliptical orbits, but for the sake of simplicity, we can say circular. तो उसमें क्या provide करता है centripetal force? It is the gravitational force of attraction which provides the centripetal force. तो point यहाँ पे कहने का गर्ज ये था कि जब भी किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करना है, there has to be some source of centripetal force, some source of सेंट्रीपिटल फोर्स. अब ध्यान से समझिए बेटा, यहां क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी जो है जिसका मास m है, ये रिवॉल्व कर रहा है, और दूसरा बॉडी इसका भी मास m है, ये रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कल में जिसका रेडियस r है, under their mutual gravitational attraction. So the gravitational force of attraction between these two bodies will provide the centripetal force. Will provide the centripetal force. अब ध्यान से समझिए बेटा, सेंट्रीपिटल हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल. हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का पता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² divided by r. mv² divided by r. This has to be the centripetal force, and this is provided by gravitational force of attraction g m into m divided by इन दो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस कितना है, दैट्स r प्लस r. अगर मैं स्मॉल r की बात, चलिए यहां भी कैपिटल R लिखते हैं, दिस इज r प्लस r की whole square. So this is the gravitational force of attraction between the two bodies is providing the centripetal force. यहां से इक्वेट करके बेटा आपने यहां से इक्वेट करके आपने क्या निकालना है, v निकालना है. चलिए बेटा, so you will have this 1m obviously will cancel, then what we are left with is v² divided by r, और यहां देखो बेटा it is g small m, चलिए हम small m लिखते हैं, divided by 2r whole square, that is 4r square. एक r बेटा कैंसिल हो जाएगा, so you get v² is equal to gm by 4 v divided by 4r divided by 4r. या अगर आप v की बात करो, अगर हम v की बात करें, ये आ जाएगा बेटा gm divided by 4r अंडर रूट. लेकिन अगर आप 4 को रूट से बाहर निकालो, आप लिख सकते हो v is equal to 1/2 अंडर रूट ऑफ gm by r. So this is the velocity with which this body will be moving. V should be equal to 1/2 gm under root of gm by r. So I guess we have there 1/2 under root of gm by r. So this has to be the correct option. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करना था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान, ये दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बिकॉज व्हाट डज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट, दैट इफ वी हैव टू masses of mass m1 and m2 which are separated by some distance r, the gravitational force of attraction between the two masses will be directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Obviously then we introduce the constant of proportionality g there, so हमारे पास g m1 m2 by r square, this gives us the quantitative estimation of force between two masses as far as the Newton's law of gravitation is concerned. So this first question done and dusted. Now moving on quickly to the next one. A particle is projected vertically upwards from the surface of Earth of radius r with a speed equal to 1/4 of escape velocity. What is the maximum height attained by it
फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा इस एस्केप वेलोसिटी, इस तरह के क्वेश्चंस हमें दो तीन हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले देखो बेटा, अगर हम एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें, बिफोर कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूं, एस्केप वेलोसिटी हम बताते हैं बेटा ये वो वेलोसिटी है, क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी भी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, अगर हम थोड़ा ओवर स्पीड से इसको ऊपर फेंके, ये थोड़ा ओवर हाइट अटेन करेगा फिर वापस आएगा। लेकिन एक स्पीड का वैल्यू ऐसा आ जाएगा कि अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे, इसको नीचे कौन ला रहा था किसी चीज को, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, क्योंकि हम अर्थ पे अभी बैठे हैं। एक वेलोसिटी का वैल्यू ऐसा आ जाएगा कि अगर हम उस वेलोसिटी से किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे, वो फिर सरफेस ऑफ अर्थ पे वापस नहीं आएगा, और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। सो एस्केप वेलोसिटी वी डिफाइंड एज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू अ बॉडी सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो बेटा एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू जो होता है, या एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि ये डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट बॉडीज के लिए डिफरेंट रहेगा। हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो यहां g का वैल्यू तो कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को, और ये इसी को आप लिखते हो ऐसे भी, अंडर रूट ऑफ 2gr, स्मॉल g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हमें पता होता है बेटा g किसके बराबर होता है, gm बाय और स्क्वायर के बराबर। तो अगर इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे सो विल गेट दिस थिंग। तो ये याद रखना, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये जरूरत पड़ेगा। ओके चलिए बेटा, अब 11 पॉइंट, यानी कि अगर हम किसी भी चीज को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकेंगे, वो फिर सरफेस ऑफ अर्थ पे वापस नहीं आएगा। मून पे इसका वैल्यू डिफरेंट होगा, डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट होगा, हम अर्थ की बात कर रहे हैं। सेकंड इसमें हमें आ जाता है बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये एस्केप वेलोसिटी है। सेकंड इसमें आ जाता है हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, ध्यान से समझिए बेटा। ऑर्बिटल वेलोसिटी है कि जब हम किसी चीज को उतनी वेलोसिटी दें कि वो अर्थ की सरफेस पे वापस तो नहीं आएगा लेकिन इससे दूर भी नहीं जाएगा। सो व्हाट विल हैपन इज, सपोज अगर ये अर्थ है, हम इस सरफेस से ऊपर फेंक रहे बॉडी को, सो इट विल रिवॉल्व अराउंड द, इट विल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, it will orbit around the earth. So the velocity required to be given to a body so that it orbits around the earth is known as orbital velocity. और इसका वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला क्या है बेटा इसका, वो है gm by r, gm by r, या इसको in terms of small g acceleration due to gravity हम लिख सकते हैं small g into r, small g into, और approximately इसका वैल्यू आ रहा है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर। तो अगर हम किसी बॉडी को 8 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहे हैं, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे वापस नहीं आएगा लेकिन दूर भी नहीं जाएगा, इट विल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट विल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो अगर 8 किलोमीटर से कम वेलोसिटी से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, इट विल कम बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर हम किसी चीज को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, हम अर्थ की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा या इस स्पीड से फेंकेंगे, इट विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ये एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का है। क्योंकि एक और क्वेश्चन पे मैं यही डिस्कस करूंगा एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का, क्योंकि कभी कभार आपको आ जाता है कि एक सैटेलाइट जो है, वो मैंने यहां क्वेश्चंस में मेंशन नहीं किया है, यहां ही मैं डिस्कस करूंगा। कभी कभार आपको क्वेश्चन क्या आ जाता है बेटा कि एक बॉडी जो है वो ऑलरेडी ऑर्बिट कर रही है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज करनी पड़े सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अगर आप यहां पे रिलेशन देखना चाहोगे बेटा, रिलेशन किस किस में, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। बेटा जरा इन दो इक्वेशंस को इक्वेट कीजिए, क्या आपको नहीं मिलेगा, एस्केप वेलोसिटी विल कम आउट टू बी √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, √2 times orbital velocity, which is 1.414 times orbital velocity। और जाहिर सी बात है एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, कितना 1.414 टाइम्स। और अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप कहोगे, इट विल बी 41.4%, 41.4%। इसका मतलब है अगर कोई बॉडी ऑलरेडी ऑर्बिट कर रही है अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ
उसकी वेलोसिटी हमें विल हैव टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज ऑलरेडी ऑर्बिटिंग अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ बाय एन अमाउंट 41.4% सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो बेटा ये एक्सप्रेशंस याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अगर हमें किसी बॉडी को escape or already orbit कर रही है around the surface of earth and we have to make it escape from the gravitational field of earth, we have to increase its velocity by an amount of 41.4%। चलिए बेटा अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ये फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा, एटलीस्ट एस्केप वेलोसिटी का तो फिलहाल हम याद रखेंगे। चलिए ये मेरा अब नहीं कर रहा हूं, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां रहने देते हैं। वी हैव दिस वे। सो क्वेश्चन गिवन इज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम अपवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस r with a speed equal to 1/4 of escape velocity. What is the maximum height attained by a body? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ बॉडी। चलिए बेटा यहां देख लीजिए, आपके पास सपोज ये बेटा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का रेडियस क्या है? अर्थ का रेडियस है r। चलो मैं r e लिखूंगा क्योंकि दो रेडियस लेने होंगे। यहां ये अर्थ है, इसका रेडियस r है। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद स्पीड इक्वल टू 1/4 एस्केप वेलोसिटी। चलिए यहां पे है सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर, सपोज इसकी हाइट h है, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर इसकी हाइट h है, ठीक है ना, यहां पे ये बॉडी है। अगर सरफेस ऑफ अर्थ से इसकी हाइट h है, मुझे बताओ सेंटर ऑफ अर्थ से कितना इसका हाइट होगा? सपोज वो r है सेंटर ऑफ अर्थ से, सो जाहिर सी बात है r जो है ना, दिस इज इक्वल टू r e प्लस h, r e प्लस h। तो क्या है? r इज रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ से ऊपर एक बॉडी है एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो और e प्लस h, इसको मैंने कैपिटल R से नाम दिया है, विच इज डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और एस्केप किस वेलोसिटी से फेंक रहे हो? 1/4 टू द एस्केप वेलोसिटी, टू द एस्केप वेलोसिटी। हमें बताना है बेटा, व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें ये चीज बताना है कि what is the max, what we have to do is we have to calculate what is the maximum height attained by the body, what is the maximum height attained by the body, वो चीज हमें निकालना है। तो यहां बेटा कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो आपने एक चीज मुझे बताइए बेटा, आपने कौन सी एनर्जी इस बॉडी को दी? दैट्स काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 mv²। these questions will be based on the कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी आपने दी, दिस शुड बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा बेटा? सरफेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है g m1 m2/r। तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था? g m से स्मॉल m डिवाइडेड बाय r विच इज रेडियस ऑफ अर्थ, माइनस इस वाली हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? दैट शुड बी इक्वल टू g m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, g m डिवाइडेड बाय r, बिकॉज दिस शुड बी द based on the conservation of energy, this should be the relation between the two। ठीक है बेटा, अब यहां ध्यान रखिए बेटा, अब हमारे पास इक्वेशन में गिवन क्या है? गिवन क्या है हमारे इक्वेशन में? ये वेलोसिटी जो है, दिस इज 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज 1/4 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा v इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 4, एस्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 4, दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है, विद स्पीड इक्वल टू 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी कितना मैं लिखूंगा बेटा? 1/4। एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? √2gm/r, 2gm डिवाइडेड बाय r, ये एस्केप वेलोसिटी ये गिवन है। चलिए बेटा सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहां लिखिए, सो आई विल हैव 1/2 m v²। इस चीज को स्क्वायर कीजिए, इस चीज को स्क्वायर कीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए, सो क्या मिलेगा बेटा इसको स्क्वायर करके? सो ये बनेगा 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा 1/16, और यहां से आ जाएगा बेटा इसका रूट हट जाएगा, सो इट विल बी 2gm/r। तो इसको स्क्वायर करके बेटा 1/4 का 1/16 आ गया, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू, चलिए यहां से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, g कैपिटल M स्मॉल m कॉमन निकाल सकते हैं। सो यहां क्या बच रहा है बेटा? 1/re माइनस 1/r। फाइन, ठीक है बेटा। So we'll have, can we have some cancellations there? अब यहां ध्यान रखिए बेटा, क्या हमें कुछ कैंसिलेशंस, कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकती है? ये 2 और 2 कैंसिल होगा,
ये स्मॉल एम जी एम एम ये कैंसिल होगा, तो क्या बचा बेटा? आप ध्यान से समझिए, यू हैव 1/16 और 1/16 और जस्ट मेक श्योर कि कोई चीज मिस ना हो जाए. दिस इज इक्वल टू 1/r/e -1/r. तो मुझे r निकालना है बेटा, मुझे r निकालना है. चलिए यहां हम देख लेते हैं, मुझे r निकालना है और e को एक साइड में रखो. सो विल हैव 1/16 ये -1/r यहां लाऊंगा. दिस इज प्लस 1/r. This should be equal to 1/r/e. 1/r/e. So this is r plus 16. This is 1/16 plus 1/r is equal to 1/r/e. So what we will get here is r will come out to be 16. If you solve it, r will come out to be 16/15. 16/15 r/e. 16/15. R will come out to be 16/15 r/e. R will come out to be 16/15 r/e. इसको सिंप्लीफाई करके what we'll get is R is equal to 16/15 r/e. लेकिन बेटा मुझे R नहीं निकालना. यहां ध्यान से समझिए, यहां 16/15 भी ऑप्शन है, लेकिन यहां कंफ्यूज नहीं होना है. 16/15 ऑप्शन है, लेकिन दैट इज R, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. आपने निकालना है डिस्टेंस और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो आपको H निकालना है. सो R एक्चुअली जो है बेटा, दिस इज इक्वल टू R/e plus H. R/e plus, so this is equal to 16/15 R/e. अगर मुझे सिर्फ H निकालना है, H will be 16/15 R/e minus R/e. So 16/15 minus 1, that has to be 1/15. So H जो है, it will come out to be R/e divided by 15. R/e divided by 15. So R/e divided by 15, यहां पे हमें बेटा सही ऑप्शन मिलेगा, R/e divided by 15. So here you have to just take into consideration the law of conservation of energy. Law of conservation of energy. ठीक है बेटा, चलिए moving on to the next one. Okay, good. We are given a mass 6 into 10 to the power of 14 kg, which is actually the mass of the earth, is to be compressed in a sphere in such a way that the escape velocity from its surface is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. What should be the radius of earth? बात समझिएगा बेटा, हमें पता है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे, इस टाइम पे जहां पे हम अर्थ पे बैठे हैं, एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. लेकिन जितनी जितनी आप डेंसिटी बढ़ाते जाओगे किसी चीज का, एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ेगा. एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ेगा. तभी हम कहते हैं बेटा, अगर हम ब्लैक होल्स की बात करते हैं, हम कहते हैं ब्लैक होल्स के लिए क्योंकि उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है, एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा, वेलोसिटी ऑफ लाइट से. लेकिन यहां से हमें आइंस्टाइन बताता है कि किसी भी चीज की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती है, जिसका दूसरे लफ्जों में यह मतलब हुआ दैट नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम द ब्लैक होल, नॉट इवन लाइट, नॉट इवन लाइट. तो यहां आपको ये फिलहाल टेंटेटिवली क्वेश्चन बता रहा है, एक बॉडी का वजन इतना है और ये वजन किसका है? अर्थ का. 6 into 10 to the power of 24 kg is the mass of the earth. You have to compress it into a sphere so that its escape velocity becomes this equal to velocity of light. तो उस स्फीयर का साइज कितना होना चाहिए? उस स्फीयर का रेडियस कितना होना चाहिए? उस स्फीयर का रेडियस कितना होना चाहिए? यहां ध्यान रखिए बेटा, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है. एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है √2gm डिवाइडेड बाय r. ठीक है ना? What if v is escape velocity, g is universal gravitation constant, m is mass of earth or mass of the body. अगर हम जनरल बात करें, mass of the body, r is radius of the body. चलो फिर मैं e अगर नाम भी लिखूं, चलिए अगर मैं e नाम भी लिखूं, मैं escape velocity का वैल्यू लिखता हूं √2gm by r. आपने r निकालना बेटा, स्क्वायर कीजिए दोनों साइड से, you will get v square is equal to 2gm by r. आपको रेडियस निकालना है ना, उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा? तो रेडियस कितना होगा बेटा? रेडियस यू विल गेट 2gm डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. 2gm डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. वैल्यूज दीजिए बेटा, 2
g का वैल्यू हमें पता है ऐसा यूनिट्स में 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ऑब्वियसली अगर यूनिट्स भी देखोगे इट शुड बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एनीवेज ऐसा यूनिट्स में हम सारी चीजें ले रहे हैं। इंटू मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है बेटा 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या चाहिए आपको? 3 इंटू 10 पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 स्क्वायर। तो जब हम बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे व्हाट यू विल गेट इज इट वुड टेंटेटिवली कम टू बी 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर। 9 into 10 to the power of -3 meter, which is actually 9 millimeter. Which is actually 9 millimeter. So 9 millimeter has to be the correct option. तो बेटा एस्केप वेलोसिटी का वही फॉर्मूला जो पहले ही मैंने डिस्कस किया है वही हम यहां यूज करेंगे एंड विल गेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर having this much of a mass and this being the escape velocity. ठीक है बेटा, चलिए moving on to the next one we have this way. Which of the following statements are true about acceleration due to gravity? About acceleration due to gravity. हमें पता है बेटा acceleration due to gravity, it is the acceleration with which a particle comes towards the surface of earth. यानी कि सपोज अगर मैं surface of earth पे है, अगर मैं ये पेन नीचे फेंक, अगर मैं ये पेन सिर्फ ड्रॉप कर रहा हूं, does it come down with a constant velocity? No, it doesn't come down with a constant velocity. यानी कि अगर मैं ये पेन नीचे छोड़ रहा हूं, क्या ये पेन नीचे जाते हुए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा? नहीं चलेगा। इट इज वेलोसिटी विल इंक्रीज, यानी कि इट विल एक्सेलरेट एंड वो एक्सेलरेशन कितना होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हो। लेकिन वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है बेटा वो कांस्टेंट नहीं रहता है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज कांस्टेंट, वंस यू मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इट विल चेंज, वंस यू मूव बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इट विल चेंज, वंस यू मूव from equator to pole it will change. It will also change with the rotation of earth. It will also change with the rotation of, so variation of g पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सवाल पूछने के, और इस पे हमने यहां भी एटलीस्ट 3 से 4 सवाल यहां भी रखे हैं वेरिएशन ऑफ g पे। पहले इस वाले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। Which of the following statements is true about the acceleration due to gravity? The g decreases moving away from the center if r is greater than r. This has to be increased क्योंकि दो ऑप्शन सेम आ गए, there is some typographical error. This increases. Then g is 0 at the center of earth and g decreases if earth starts rotating. अगर बेटा क्योंकि मैंने आपको कहा कि इस पे हम 3-4 सवाल देखना चाहते हैं, अगर मैं ये ग्राफ फॉर्म में प्लॉट करूं, अगर मैं यहां ग्राफ फॉर्म में प्लॉट करूं, ध्यान से समझिएगा बेटा बात को, अगर मैं इस वाली एक्सिस से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिखाऊं और यहां से डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दिखाऊं, डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ अर्थ है डिस्टेंस, और सपोज यहां पे है दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम ये ग्राफिकल वेरिएशन इसका दिखाएं, हाउ डज जी वेरी, सो हमारे पास जो बेटा इसका ग्राफ आ जाता है, द ग्राफ बिटवीन जी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इट कम्स आउट टू बी दिस वे, then this way. This is r is equal to r. ठीक है बेटा, अब देख लीजिए from center to surface of earth g is directly proportional to r. So from center to surface of the earth g increases with the distance from center of earth, but at the center of earth, at the surface of earth g becomes maximum. G becomes maximum. तो acceleration due to gravity का value maximum है on the surface of earth. Once we go above the surface of the earth, once the distance increases above the surface of earth, ये वाला portion, you will see G is inversely proportional to R. G is inversely proportional to R. तो यहां देख, आप जरा बेटा ऑप्शंस में देख लीजिए, पहला ऑप्शन है G decreases in moving from the center of earth if R is greater than R. अगर डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा है फिर जी डिक्रीज होगा, हां अगर रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा है तो जी डिक्रीज होगा। सेकेंड इज जी इंक्रीजेस इफ आर इज ग्रेटर देन आर, नहीं, इफ आर इज ग्रेटर देन आर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, यानी कि अगर डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा है विच मींस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज। सो ये वाला पार्ट तो सही है, ये तो गलत है। जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, हाँ एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0, सो ये पार्ट भी सही है। फिर जी डिक्रीजेस इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, इफ अर्थ स्टॉप्स नहीं, इफ at its on its axis if earth stops rotating g will not decrease. रोटेशन ऑफ अर्थ के लिए भी अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है दैट इज g is equal to g dash into 1 minus
ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लैम्डा कॉस स्क्वायर। सो अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप भी करेगा, अगर अर्थ रुक भी जाएगा, ओमेगा 0 होगा, सो जी डैश विल बी इक्वल टू जी, इट विल नॉट डिक्रीज, इट विल बिकम इक्वल टू जी। हां, अगर ये ओमेगा बढ़ जाएगा फिर जी कम होगा, लेकिन अर्थ के स्टॉप होने से ओमेगा 0 बनेगा। सो इफ अर्थ स्टॉप्स ओमेगा इज 0, सो जी डैश विल बी इक्वल टू जी, जी डैश विल बी इक्वल टू जी। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा था जी डिक्रीजेस इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग। नहीं, अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप भी करेगा, जी डिक्रीज नहीं होना है, जी तो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा फिर जी के बराबर, जी डैश का वैल्यू जी के बराबर बनेगा। सो फर्स्ट and third part, A and C is correct, A and C, so this has to be the correct option as far as the variation of G is concerned. ठीक, चलिए बेटा, moving on to the next one we have, okay, the intensity of gravitational field at a point situated at a distance of 8,000 km from the center of earth is you are given some values, is 6 Newton per kg, and you are given some distance of 8,000 km. The gravitational potential at that point in Newton meter per kg will be. Essentially बेटा इस क्वेश्चन में हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की रिलेशंस पता होना चाहिए, दोनों का आपस में क्या रिलेशन है वो भी पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट एनालॉगस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम बेटा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें, वो होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है जी एम बाई आर स्क्वायर। अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करो, दैट इज माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई, जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल माइनस के क्यू बाई आर, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के है, यहां यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी है, वहां आप चार्ज की बात करते हो, यहां मास की बात करते हो, और आर तो है ही। द ओनली डिफरेंस बिटवीन एज फार एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन इज कंसर्न्ड, बिकॉज देयर विल बी टू मेनी थिंग्स व्हिच विल बी एनालॉगस टू ईच अदर, इज दैट एज फार एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंसर्न्ड, you will have two types of force, attraction or repulsion, depending upon the polarity of charges. But unlike electrostatics and gravitation, we have only one kind of force, that's attraction, because there is no sense of polarity in masses. Masses में कोई types नहीं है कि positive mass, negative mass. So there is only one type of gravitational force, that is attraction. Unlike gravitation, in electrostatics we have attraction as well as repulsion, depending upon the polarity of charges. चलिए बेटा, अगर आप यहां रिलेशन देखना चाहोगे, यहां रिलेशन अगर इन दोनों के बीच में आप बेटा रिलेशन देखना चाहोगे, what you will get is, अगर you will have Ig, this should be equal to, then you can write it this way, Gm by R into R. तो Gm by R इस वाले पोर्शन के बदले आप पोटेंशियल लिख सकते हो, लेकिन माइनस टाइम, सो Ig विल बी इक्वल टू माइनस V डिवाइडेड बाय R, या V विल बी इक्वल टू माइनस Ig इंटू R, Ig इंटू ये एक्सप्रेशन बेटा बाकी क्वेश्चंस में भी हमें जरूरत पड़ेगा, विच इज द एक्सप्रेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ये इक्वेशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हमारे पास ये इक्वेशन है, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो ये रहेगा, V इज इक्वल टू माइनस Ig बाई R। अब तो कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन देखो क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, अब इंटेंसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो जाहिर से बता बेटा पोटेंशियल है माइनस टाइम्स, बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना है, Ig 6 इंटू डिस्टेंस कितना है 8,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर मींस 8 इंटू 10⁻⁶, मतलब मीटर्स, ऐसा यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये अगर मीटर्स में लोगे सो ऐसा यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूं, सो विल हैव माइनस 8, दिस इज 48 इंटू 10⁻⁶, माइनस टाइम्स 48 इंटू 10⁻⁶, या अगर आप 4.8, क्योंकि ऑप्शंस में इसने लिखा है, सो यू कैन हैव माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁵, ऐसा यूनिट्स में, इन यूनिट्स में जो इसने वहां से दिए हैं, ये यूनिट्स में माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁵ हमें आ रहा है, सो इट हैज टू बी 8 इंटू 6 इज 48
देन इंटू 10 रेज पावर 6. सो यहां ऑप्शन में कुछ गलत होगा. दिस इज माइनस, क्योंकि दो ऑप्शन सिमिलर हैं, सो दिस हैज टू बी -4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5. सो दिस हैज टू बी द करेक्ट ऑप्शन. -4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन मीटर पर केजी विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ठीक, फाइन. नेक्स्ट वन. सो लेट मी हैव सम वाटर. Okay, swiftly moving on to the next one, we have question 6 where, good. For a satellite to be geostationary, which of the following are essential conditions? Which of the following are essential conditions? पहले बेटा geostationary satellite पे आपसे अगर सवाल पूछा जाए, geostationary satellite होता क्या है और क्या क्या conditions होनी चाहिए. Geostationary, आप नाम देखो बेटा, geostationary. Geostationary means a satellite which will appear to be stationary with respect to Earth. ऐसा नहीं है कि जो वो satellite rest पे होगी, but it will appear to be stationary with respect to Earth. क्वेश्चन की तरफ हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन पहले geostationary satellite समझो. क्योंकि अब अगर बेटा सपोज अगर Earth, for the sake of argument, अगर Earth rest पे होता, यहां मैंने एक satellite रखा था, वो भी rest पे था, तो ये geostationary था. लेकिन Earth rest पे नहीं है. Earth is revolving around the sun in an elliptical orbit. But apart from revolution, Earth is also rotating about its own axis. Earth is also rotating about its own axis, and the rotation of Earth is from west to east. रोटेशन ऑफ अर्थ इज, क्योंकि अगर ये चीज रोटेट कर रहा है, अब दो चीजें रोटेट करने, या तो ऐसे करेंगे ईस्ट टू वेस्ट, या तो वेस्ट टू ईस्ट करेगा. अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अब अगर किसी सैटेलाइट को which has to appear to be stationary with respect to earth, क्या होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करे इसको भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करना है, और जिस टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी से अर्थ रोटेट करे इसी से इसको भी रोटेट करना है. सो a satellite which appears to be rest with respect to the earth is known as geostationary satellite. geostationary satellite की कुछ कंडीशंस होती है. वो कंडीशंस अगर हम की बात करें, जैसे geostationary satellite का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए बेटा, जियोस्टेशनरी, सपोज अगर वो चाहे वो क्वेश्चन में है कि नहीं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होना चाहिए 24 आवर, because it should be the time period of geostationary satellite has to be same as that of the rotation of earth, that is 24 hours. geostationary की हाइट अगर हम ध्यान से समझें, क्योंकि यहां कंफ्यूजन होता है, अगर हम देखें geostationary की हाइट जो है from center of earth it should be 42,000 किलोमीटर, which comes out from calculations 42,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर. लेकिन तकरीबन अगर हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो तकरीबन 6,000 किलोमीटर तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है. मान लो अगर ये अर्थ है तो यहां से यहां तक तो हमें पता है कि ये अराउंड 6,400 किलोमीटर है, लेकिन रफली अगर हम 6,000 किलोमीटर माने तो यहां से यहां तक टोटल हाइट कितनी होती है, 42,000 किलोमीटर. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जियोस्टेशनरी की हाइट सेंटर ऑफ अर्थ से कितना है, दैट इज 42,000 किलोमीटर. लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि सरफेस ऑफ अर्थ कितना है, फिर 42,000 माइनस 6,000, तो सरफेस ऑफ अर्थ से जो स्टेशनरी, बिकॉज दिस एच विल बी इक्वल टू आर प्लस एच, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, तो हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ शुड बी 36,000 किलोमीटर. ठीक है बेटा. और अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑर्बिट शुड बी सर्क्यूलर नॉट एलिप्टिकल. तो ये कुछ है. अब देखो बेटा आपके पास क्वेश्चन है, फॉर अ सैटेलाइट टू बी जियोस्टेशनरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल कंडीशंस, इट मस्ट ऑलवेज बी स्टेशनरी अबाउट इक्वेटर. एग्जैक्टली, इट हैज टू बी स्टेशनरी अबाउट द इक्वेटर. नेक्स्ट वन, इट मस्ट बी रोटेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. एग्जैक्टली, अभी मैं कह रहा था बेटा, क्योंकि अर्थ ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑल्सो हैज टू रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बिकॉज द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट has to be same as that of sense of rotation of earth. तो ये पार्ट भी सही है. ठीक है. Then you have it must be about 36,000 kilometer above the earth. Exactly, वही मैं कह रहा था बेटा. It has to be 36,000 kilometer above the earth. From the center of earth, it has to be 42,000 kilometer. So ये part भी सही है. Its orbit must be circular and not elliptical. This one is also correct. So all the four options are correct. So it will be fourth part कि चारों options सही है. तो ये सारी conditions fulfill होनी चाहिए geostationary satellite में. ठीक है बेटा. Okay. Moving on to the next. We have, okay, now we are given some statements and we have to check
बट हेयर जब इस तरह के क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपने ये देखना होगा कि ऑप्शंस में थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि ऑप्शंस क्या है। पहले स्टेटमेंट्स को देख लीजिए बेटा। ए पर्सन फील्स वेहलेसनेस in this is person feels weightlessness in an artificial satellite of the earth. Whoever on the moon feel otherwise a person on moon feels its weight. ये कह रहा बेटा, अगर हम जियोस्टेशनरी, अगर हम पर्सन फील्स वेहलेसनेस, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ए पर्सन फील्स वेहलेसनेस, लेकिन एक अगर मून पे है तो उस बंदे को वजन लग रहा है क्या ये। और दूसरा स्टेटमेंट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑन द मून सरफेस, द वेट इज मेनली ड्यू टू द मून्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब इनमें से ऑप्शंस में आपने क्या चूज करना है कि क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी सही है, और सेकंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड ऑप्शन इज कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिमिलरली तो तीसरा स्टेटमेंट है कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। चौथा है कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहले देखें बेटा कि पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में अ बॉडी फील्स वेहलेसनेस, अ बॉडी फील्स, बेटा बॉडी का वेट होता किस वजह से ये देखिए, क्योंकि कंडीशन फॉर वेहलेसनेस पे भी क्वेश्चन आ जाएगा। बॉडी का वेट होता है, इट इज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इफ फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, for a freely falling body there will be no weight, it will be a condition of weightlessness, it will be a condition for weightlessness. That is the reason why in an artificial satellite a person will feel weightlessness. तो पहले स्टेटमेंट का ये तो ठीक है, person feels weightlessness in an artificial satellite। दूसरा क्या है, but a person on moon which is a natural satellite feels his weight। हाँ, अब अगर कोई बेटा मून पे है, वहां उस बंदे को वजन दिखेगा, उसका वजन एक्सपीरियंस होगा उसको, क्योंकि देखो अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं, द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच वी विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और अगर हम मून पे हैं, द वेट ऑफ द बॉडी विल बी द फोर्स विद विच वी विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मून। हाँ, मून पे वेट कम हो सकता है अर्थ से, लेकिन वेट तो होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, वे पहले स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन है क्या नहीं वो देखना है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हाँ, सिंस वही मैं कह रहा था, सिंस आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी, दैट इज व्हाई इन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज वी डोंट एक्सपीरियंस वेट, while as on the moon's surface the weight is mainly due to the moon's gravitational attraction. This is correct. So second statement is obviously the explanation of first statement. So कौन सा ऑप्शन सही है, ये कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, एंड स्टेटमेंट 2 is a correct explanation for statement 1 and that's a fact. ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। Once again we are given some statements. Statement 1 is moon cannot be used as a satellite for communication. आप मून को एज ए सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन यूज नहीं कर सकते हो। क्या सही है या गलत, लेकिन पहले दूसरा स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट सेकंड इज मून डजंट मूव इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। मून डजंट मूव इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ, क्योंकि जब भी बेटा हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की बात करें या उन सैटेलाइट्स की बात करें जिनको हम यूज करें फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या होता है एक्चुअली बेटा, हम उस सैटेलाइट को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नॉर्मली जो हम करते हैं, उस सैटेलाइट्स को रेडिएशंस भेजते हैं, वो सैटेलाइट उन रेडिएशंस को वापस कस्टमर्स तक पहुंचा देता है। दिस इज एसेंशियली द एसेंस ऑफ द कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टू बी प्रिसाइज। तो मून को हम क्या यूज कर सकते हैं एज सैटेलाइट फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन? No, because for a satellite to be used for satellite communication, it has to move in move in the equatorial plane of Earth. Now, since moon doesn't move in equatorial plane of Earth, so we cannot use moon as this satellite for communication. So statement first and second both are correct, and statement second is the correct explanation for first. So option first यहां भी सही होगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। If suddenly the gravitational force of attraction between the earth and a satellite revolving around becomes zero, then what will happen?
then what will happen? Will it move, will it continue to move in its orbit with same velocity, move tangentially with the same velocity, become stationary in its orbits, move towards the earth? अब एक चीज बेटा मुझे बताओ, ये कह रहा आपको, सपोज आप ऐसे देखो, इफ आई एम स्विंगिंग ए स्टोन, मैंने एक रस्सी से किसी पत्थर को बांधा और मैं ऐसे घुमा रहा हूं, इफ सडनली बिकॉज सी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इज प्रोवाइडिंग द अदर सेंट्रीपिटल फोर्स. अब अगर मैं किसी रस्सी से किसी पत्थर को घुमा रहा हूं, so what is the source of centripetal force? It is my hand which is providing the centripetal force. अगर किसी जगह आप देखो कि मैंने हाथ छोड़ दिया रस्सी को, what will happen? क्या वो पत्थर जो है फिर से सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू करेगा? नहीं. अगर मैंने जहां पे मैंने छोड़ा वो वहीं से सीधे चला जाएगा. इट मींस इफ द सोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर अ बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्कल इट सीजेस टू एग्जिस्ट, द बॉडी विल मूव टेंजेंशियली. The body will move whatever may be the source of centripetal force. जैसे यहां भी अगर एक बॉडी और सैटेलाइट है, सपोज ये कोई अर्थ है और ये इसका सैटेलाइट है, ये इसके अराउंड घूम रहा है, अगर सपोज वो सैटेलाइट यहां पे था, अचानक से ग्रेविटेशनल फोर्स, हाइपोथेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स 0 बन गया, सो क्या होगा कि ये बॉडी सीधे जाएगी टेंजेंशियली. ठीक है ना बेटा? सो द बॉडी विल मूव टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट विद सेम वेलोसिटी. ठीक है ना? सो व्हेनेवर द सोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स सीजेस, the body will move tangentially to the orbit. Okay. The kinetic energy needed to project a body of mass m from the Earth's surface to infinity is, from the Earth's surface to infinity is, kinetic, आपको कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए? देखो हमें कितनी वेलोसिटी चाहिए बॉडी को इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं. उसका वैल्यू भी हमें पता है कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. लेकिन अब आपको कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए. बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, आपको कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए एक बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से, एक सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए. सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है? GMM डिवाइडेड बाय R, और E लिखो रेडियस ऑफ अर्थ. इन्फिनिटी पे कितना है? 0. सो दिस हैज टू बी, द काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सरफेस ऑफ अर्थ ये है, इन दोनों को इक्वेट करना है अपना. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू GM by R. GM by R. तो ये सही ऑप्शन होना चाहिए. चलिए अभी इसने ऑप्शंस क्या दिया है, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g दिया है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए बेटा. हमें पता है स्मॉल g इज इक्वल टू GM by R स्क्वायर. GM by R स्क्वायर. तो अगर यहां GM आप लिखोगे, GM इस इक्वेशन से देखो, GM इट विल बी स्मॉल g इंटू R स्क्वायर, स्मॉल g इंटू R स्क्वायर. तो देखो बेटा क्या आ जाएगा. सो यू विल हैव काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी इक्वल टू G और M के बदले मैं लिखूंगा G R स्क्वायर. सो दिस हैज टू बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके साथ स्मॉल m भी है. So this G should be equal to GM by R square. So GM should be GM. Okay. So this will be GR square into small m divided by R. एक R cancel हो जाए. So kinetic energy has to be equal to mgr. So this much of kinetic energy will need to be given to a body to escape from the gravitational field of Earth, or for a body to move to infinity. अब देखो बेटा हमने किया क्या. क्वेश्चन था the kinetic energy required to project a body of mass m from Earth's surface to infinity is. तो आपने बॉडी को काइनेटिक एनर्जी दिया, यही आपने निकालना है. दिस विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी. सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? GMM by R, और इंफिनिटी पे 0 होगा. तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू GMM by R. अब चूंकि ऑप्शंस डिफरेंट फॉर्म में थे तो हमने इस कैपिटल G को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g लिखा. व्हाट विल गेट इज स्मॉल g इज इक्वल टू GM by R स्क्वायर. ऑब्वियसली वी रिशफल द इक्वेशन, सो द काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू mgr. सो कौन सा ऑप्शन सही है? mgr. सो दिस ऑप्शन हैज टू बी द करेक्ट वन. चलिए बेटा, moving on to the next one, again we have the change in the value of g at a height h above the surface of Earth is the same as the depth d below the surface of Earth. When both d and h are much smaller than the radius of Earth, then which one of the following equations is correct? But again the question is based on variation of g due to height and depth below the surface of Earth. अगर मैं बेटा इक्वेशन लिखूं, आपके पास जब हम हाइट की बात करते हैं, वेरिएशन ऑफ g विद हाइट अबव द सरफेस ऑफ Earth, g इज इक्वल टू 1 - 2h by r.
1 minus 2 है, प्रोवाइडेड हाइट अबाउट द सरफेस इज मच लेस देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, जो कि कंडीशन यहां दिया हुआ है, मच स्मॉलर देन द, तब हम ये चीज यूज कर सकते हैं. जी एच इज हाइट एट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h above the surface of earth, g is on the surface of earth, h is height above the surface of earth or is radius of earth. Similarly, अगर हम if we go below the surface of earth, the acceleration due to gravity at a depth d below the surface of the earth, it has to be g into 1 minus d by r. 1 minus d by r. This is acceleration due to gravity at a height h above the surface of earth. This is acceleration due to gravity at a depth d below the surface of earth. आप बेटा सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है, आपको कहा जा रहा है कि अगर g h और g d बराबर है, यानी कि उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट h पे है जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ d पे है. ये चीजें जब पॉसिबल होगी, इन दोनों को इक्वेट करो, सारी चीजें बराबर है, सारी चीजें बराबर है बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है. यहां 2h है, यहां d है, एसेंशियली 2h शुड बी इक्वल टू डी, यही करेक्ट ऑप्शन होगा. आप तो बेटा दोनों इक्वेशन की तरफ देख लीजिए, ये हाइट के लिए इक्वेशन है, ये डेप्थ के लिए इक्वेशन है. आपको वहीं से बताया जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेम एट ए डेप्थ बी, यानी कि जी एच इज इक्वल टू जी डी. देखो जी एच कॉमन है और भी सेम है, यानी कि यहां 2h है, यहां d है, सो 2h शुड बी इक्वल टू d, 2h शुड बी इक्वल टू d. दिस हैज टू बी द करेक्ट ऑप्शन. बात खत्म. ठीक है बेटा. सो दिस क्वेश्चन वाज एसेंशियली बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ g विद हाइट h एंड डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वी हैव हियर द हाइट एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g by 9 in terms of radius. The height at which acceleration due to gravity, this is again को जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, we have the maximum chances of questions being asked based on the variation of g with various parameters. Okay, अब देखो बेटा, the height, जब हम height की बात करें, हमने ये क्योंकि फर्क समझ लीजिए, हमने हाइट के लिए ये फॉर्मूला लिखा g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, 1 minus 2h by r. लेकिन बेटा ये ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? when h is much less than r, when height above the surface of the earth is much smaller than the radius of earth, तब जाके. क्योंकि जब हम ये एक्चुअली एक्सप्रेशन क्या होती है, वो ये है gh is equal to g divided by 1 plus h by r whole square. असल एक्सप्रेशन ये होती है. ठीक है बेटा. एक्चुअली इसी एक्सप्रेशन को जब हम इस टर्म को ऊपर लेते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं, सो हमें ये एक स्पेशल केस मिल जाता है. लेकिन स्पेशल केस के लिए, बाइनोमियल थ्योरम के लिए दूसरी टर्म 1 से कम होनी चाहिए, यानी कि एच आर से काफी कम होना चाहिए. तो जनरल एक्सप्रेशन ये है. तो जब हमें मेंशन किया हो क्वेश्चन में दैट हाइट इज मच लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. बट इन केस वी आर नॉट गिवन कि क्या हाइट कम है ज्यादा है, सो द जनरल एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वी हैव दिस एक्सप्रेशन. तो आपको बेटा क्वेश्चन क्या है, किस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इट विल बिकम g by 9, इट विल बिकम, सो व्हाट यू आर गिवन इज कि gh इज इक्वल टू g by 9, दिस इज इक्वल टू g by 9. तो यहां से क्या लिखोगे बेटा आप, दिस शुड बी इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h by r होल स्क्वायर, 1 प्लस h by r होल स्क्वायर. ठीक है ना बेटा, यही फॉर्मूला है ना. ये फॉर्मूला तो तब यूज करेंगे जब हमें मेंशन किया होगा कि हाइट इज मच लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन जनरल फॉर्मूला ये है. सो विल हैव सम कैंसिलेशंस, दिस g and g कैंसल्स, व्हाट वी गेट इज 1 by 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h by r होल स्क्वायर. ये स्क्वायर यहां से ये 1 by 3 आप लिख सकते हो, इसको वी कैन राइट इट 1 by 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h by r. ठीक है ना. और यू कैन गेट 3 is equal to 1 plus h by r. इसको यहां लाओ, 3 minus 1 is equal to h by r, which means h by r is equal to 2. तो हमें h निकालना है, it has to be 2r. h has to be equal to 2r. h has to be equal to, so at a height equal to twice the radius of earth, the acceleration due to gravity will become 1 by 9th what is the value on the surface of
अर्थ। ठीक है बेटा, तो सिर्फ फॉर्मूला में याद रखना कि अगर जनरल में हमें है वेरिएशन ऑफ जी, विल यूज दिस फॉर्मूला, बट इन केस वी आर गिवन सम स्पेसिफिक केस वेयर द हाइट इज मच लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, वी कैन यूज द स्पेशल केस ऑफ दिस फॉर्मूला, ये वाला। तो एट ए हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम g by 9, where g is the value at the surface of earth। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? h is equal to 2r, so this has to be the correct option। Okay, quickly moving on to the next question. We are given that two bodies of mass m and 4m are placed at a distance r. The gravitational potential at a point on the line joining them where the gravitational field is 0. अब ध्यान से समझिए बेटा सिचुएशन क्या है. This question is actually based on the relation between the gravitational potential and gravitational field intensity. हमारे पास बेटा सिचुएशन है कि एक मास यहां पे है, इस बॉडी का वजन m है, एक और बॉडी है जिसका वजन है 4m, ठीक है, और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस r है। ये सिचुएशन हमें दी हुई है कि बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस r है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक पॉइंट है जहां पे इनका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, इनका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सपोज ये अब किस पॉइंट के वो नजदीक होगा, इसके नजदीक होगा। सपोज ये पॉइंट P है, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो इस मास से x है, तो इस मास से कितना होगा फिर r माइनस x। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है, इस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन में हम न्यूट्रल पॉइंट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सीख सकते हैं और साथ में इस प्रॉब्लम का सही ऑप्शन पे भी जाने की कोशिश करेंगे। अब न्यूट्रल पॉइंट फिलहाल जैसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है कि न्यूट्रल पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, सिमिलरली यहां पे है न्यूट्रल पॉइंट विल बी अ पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0। सो आपको क्वेश्चन में सिचुएशन गिवन है कि इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है, और फिर आपको निकालना है इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो पहली बात तो यह है बेटा, ध्यान से समझिएगा बात को, कि इस पॉइंट, ये पॉइंट P, कभी कभार क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इस पॉइंट P की आप डिस्टेंस बताओ इस मास से कितना होगा, यानी कि आपको x निकालना होगा। कभी आपको बताना होगा इस न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस जो है इस वाले मास से कितना होगा। सो अगर हम डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट निकालने की कोशिश करें, वो आप कैसे करोगे बेटा? यहां पे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? gm/r², g into m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यानी कि मैं लिखूंगा x स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू g इंटू इस बॉडी का वजन कितना है 4m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है r माइनस x स्क्वायर। तो ये बेटा बराबर होना चाहिए, यही तो न्यूट्रल पॉइंट है, यही तो कंडीशन गिवन है। सो विल हैव सम कैंसिलेशन, gm कैंसल्स, g एंड m कैंसल्स। सो यहां बेटा हमें पास बचता है 1/x स्क्वायर। दिस हैज टू बी इक्वल टू, यहां देखो बेटा 4 डिवाइडेड बाय r माइनस x स्क्वायर, 4 divided by r minus x square. So gm by x square, gm divided by x square should be equal to g into 4m divided by r minus x square. तो अगर यहां आप स्क्वायरिंग हटा दोगे, so you will get 1/x will be equal to, ये आ जाएगा बेटा 2, क्योंकि स्क्वायर अगर आप यहां भी करोगे 2 डिवाइडेड बाय r माइनस x, क्योंकि इसका होल स्क्वायर बनेगा, ये भी 2 स्क्वायर, वो कैंसिल हो जाएगा इस साइड से। सो फाइन, सो यू विल हैव this way, this will be equal to r minus x is equal to 2x, which means r is equal to 2x plus x is 3x, which means x will be equal to r by 3. x will be equal to r by 3, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल m से होगी r by 3, स्मॉल m से होगी r by, so फिर कितना होगा बेटा? कैपिटल M से कितना होगा फिर? दैट इज r माइनस x। फिर मुझे बताओ r माइनस x कितना होगा? इट विल बी r माइनस r बाई 3, दैट इज 2r बाई 3, 2r बाई। तो अगर हमें यह क्वेश्चन होता कि न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है, स्मॉल m से कितना होगा? x, फिर इस 4m से कितना होगा? इट विल बी r माइनस x, दैट इज 2r बाई 3। लेकिन हमें फिलहाल इस क्वेश्चन में तो ये चीज नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि पॉइंट P पे आप हमें बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो होगा माइनस g m डिवाइडेड बाय x। इस पॉइंट की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स। इसको बेटा सिंप्लीफाई करो, विल गेट सॉरी दिस इज जी से m1 m2 अगर हम लिखें m1 m2, सो इट इज माइनस जी m1, वो स्मॉल m है, डिवाइडेड बाय x
माइनस जी, m2 के बदले 4m है डिवाइडेड बाय r माइनस x. So you will have this माइनस जी m डिवाइडेड बाय x के बदले कितना है बेटा, r बाई 3 माइनस g इंटू 4m डिवाइडेड बाय r माइनस x कितना है 2r बाई 3. तो अगर हम इसको यहां थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, विल रीच टू द करेक्ट ऑप्शन. बेटा इसमें कॉमन क्या निकलेगा, यू विल हैव माइनस जी m कॉमन निकलेगा और ये 3 ऊपर जाएगा इंटू 3. सो 3gm बाई r कॉमन निकला. सो यहां 1 प्लस, क्योंकि इसका माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर निकाला है, प्लस 4 बाई 3. सो 1 प्लस 4 बाई 2. सो दैट इज 2. Okay, now this will be equal to 2 gm divided by r. 2 plus 1 is 3. 3 into 3 is 9. So this is minus gm into 9 divided by r. या आप लिख सकते हो minus 9gm divided by r. So minus 9gm divided by r has to be the correct option. चलिए बेटा, moving on to the next one. Okay. The gravitational force between 2 point masses m and capital M separated by distance is F. चलिए पहले ये देख लेते हैं. You have gravitational force between two masses. This is a mass, small m, and this is a mass, capital M, separated by some distance. किसी distance से suppose say they are separated by some distance, और इनके दरमियान gravitational force कितना है बेटा, F. Now, what if a point mass of 2m is placed next to m in contact with it? अब क्योंकि इन दोनों के दरमियान फोर्स कितना है बेटा, इन दोनों के दरमियान फोर्स क्या है, इन दोनों के दरमियान फोर्स क्या है, वो F है. अब आप क्या काम कर रहे हो, इस ये जो मास था इसके साइड में एक और मास रख रहे हो 2m, जो रेड और 2m. अब आपको बताना है द फोर्स ऑन m ड्यू टू m एंड टोटल फोर्स ऑन m विल बी, कि जब पहले स्मॉल m और कैपिटल M ही थे. चलिए लेट मी मेक दिस रिवाइज्ड वन, लेट्स मेक द फिगर अगेन. आपसे सिचुएशन है बेटा कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है, यहां पे एक और बॉडी है जिसका मास 2m है. ठीक है, इनके दरमियान मान लो डिस्टेंस कितना है r, और इनके दरमियान फोर्स जो है फोर्स F है. ठीक है, इसके बाद आप क्या कर रहे हो, अब इस वाली बॉडी के पास तो सिचुएशन ये थी, ये m है, यहां पे 2m है. ठीक है ना, डिस्टेंस वही है r, आप कोई चीज चेंज नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस वही है r, ये m है, ये 2m है, डिस्टेंस वही है. लेकिन अब आपने क्या काम किया, आपने एक एडिशनल मास यहां रखा 2m, एक एडिशनल मास आपने रखा 2m, एक एडिशनल मास आपने रखा 2m. अब आपको बताना है कि सॉरी, ये दिस इज कैपिटल M, दिस वन इज कैपिटल M, स्मॉल m एंड कैपिटल M, दिस वन इज अगेन कैपिटल M. यहां कैपिटल M है और ये कैपिटल M है, ये कैपिटल M है. अब आपको बताना है कि जब आपने ये सेकेंड मास 2m इसके साथ में रखा, इस कैपिटल M पे जो टोटल फोर्स, जो फोर्स पड़ रहा था स्मॉल m की वजह से, वो क्या होगा और टोटल फोर्स कितना होगा. एक चीज याद रखिएगा बेटा, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज. तो इस बॉडी जो ये कैपिटल M है, इस पे जो फोर्स पड़ रहा है, इस पे जो फोर्स पड़ रहा है, इट विल बी इंडिपेंडेंट कि इस M के साथ और कौन सी बॉडी है. सो इस M, जब अगर पहले इस बॉडी पे इस वाले मास की वजह से फोर्स F पड़ रहा था, अब अगर आपने कोई और बॉडी भी यहां पे रखी, इस M की वजह से इस कैपिटल M पे अब भी फोर्स F ही पड़ेगा. सो फोर्स ऑन M ड्यू टू स्मॉल m विल अगेन बी F, वो तो F ही रहेगा. लेकिन F अब ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है. सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन का, टोटल फोर्स ऑन M, इस M पे टोटल फोर्स अब कितना होगा, क्योंकि टोटल फोर्स जो है अब वो दो मासेस की वजह से होगा, इस मास की वजह से और इस मास की वजह से. तो टोटल फोर्स जो है, टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स होगा, एक तो होगा स्मॉल m की वजह से m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर
प्लस फिर इस 2m की वजह से होगा gm 2m डिस्टेंस तो वो ये डिवाइडेड बाय और स्क्वायर। ये बेटा ये वाला फोर्स तो F है, दिस विल बी इक्वल टू प्लस 2 बाहर आ जाएगा, दिस विल बी 2gm m बाय r स्क्वायर। सो दिस इज एक्चुअली F प्लस 2F विच इज 3F विच इज 3F। तो इस वाले बॉडी पे स्मॉल m की वजह से तो फोर्स F ही रहेगा, लेकिन टोटल फोर्स बिकॉज सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल में के दो स्टेटमेंट्स हम यहां यूज करेंगे। एक, इस m पे जो टोटल फोर्स स्मॉल m की वजह से फोर्स होगा इट विल बी unaffected by the presence of other masses, तो फोर्स F ही रहना है। सेकेंड, टोटल फोर्स ऑन कैपिटल M विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस बाय स्मॉल m एंड 2m, वही मैंने कैलकुलेट किया, दैट कम्स आउट टू बी 3F। सो F एंड 3F, दिस हैज टू बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बेटा नेक्स्ट, द हाइट at which the acceleration due to gravity decreases by 36% to its value on the surface of earth is, assume the radius of earth is r। आप देखो बेटा फिर से क्वेश्चन है, based on the variation of g with the height above the surface of earth, किस हाइट पे acceleration due to gravity will decrease by 36%। अगर चूंकि हमारे पास बेटा you have this way, g dash is equal to, हाइट की मैं बात कर रहा हूं, g divided by 1 plus h by r whole square, 1 plus h by r, where g dash is acceleration due to gravity at a height h above the surface of earth। अगर 36% डिक्रीज हुआ तो वहां पे होगा कितना, 64%, which means actually g dash will be equal to 64% या 64 by 100 g। आप कहोगे 64% कहां से आ गया, 36% डिक्रीज हो रहा है तो वहां बचेगा कितना, 64%। तो बेटा यूज कीजिए, यहां पे g डैश के बदले मैं लिख रहा हूं 64 by 100 इंटू g, दिस इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h by r होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर दिस कैंसल्स, ये किसका स्क्वायर बनेगा, या इसको उल्टा करके मैं लिख सकता हूं बेटा 10 by 8 होल स्क्वायर। इसको उल्टा करके इसको भी उल्टा करो, आप लिख सकते हो 1 प्लस h बाई r होल स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, फाइन। सो स्क्वायरिंग दोनों साइड से खत्म कर दो, 10 by 8 के बदले आप 5 by 4 लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बेटा 5 by 4 इज इक्वल टू 1 प्लस h बाई r, या 1 यहां लाओ, यू विल गेट 5 by 4 minus 1 is equal to h by r। so this is equal to 5 by 4, this is 1 by 4 is equal to h by r, so h will be equal to r by 4, r by 4, so h will be equal to r by 4, this has to be correct option। so at a height equal to 1/4 of radius of earth above the surface of earth, the acceleration due to gravity will decrease by 36%। चलिए बेटा next, okay, this one is based on actually Kepler's law of planetary motion, Kepler's law of planetary। अब देखो बेटा Kepler's law of planetary motion जो है, 3 लॉज केपलर ने दिए। बिफोर कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं, केपलर ने 3 लॉ दिए। द फर्स्ट लॉ वाज अ लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जहां पे केपलर ने कहा कि एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद sun at one of its foci। सेकेंड लॉ में केपलर ने कहा, तो स्क्वायर ऑफ द सेकेंड लॉ में केपलर ने कहा दैट एवरी प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और थर्ड लॉ में केपलर ने कहा द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, देखो बेटा ध्यान से समझिए, ये सन है, ये सन है, और आई गेस देयर आर सम नंबर्स, दिस इज P1, this may not be, this is P2, this is P3 and this is P4। आपसे कहा जा रहा है the figure shows a planet in an elliptical orbit around the sun, where is the kinetic energy of planet maximum। kinetic energy planet की maximum कहां होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लेनेट की मैक्सिमम कहां होगी। एक चीज याद रखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज सपोज 1/2 mv स्क्वायर, मास तो कांस्टेंट है, यानी कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्योंकि अगर यहां इसने काइनेटिक एनर्जी की बात ना की होती, इसने आपको कहा था कि वेलोसिटी पार्टिकल की मैक्सिमम कहां है, पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कहां है, तो उस सूरत में भी वही आंसर रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी मैक्सिमम होना ही है। यानी कि क्या जब प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, क्या वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है,
नहीं, कांस्टेंट स्पीड से उस प्लेनेट की स्पीड जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कभी कम होती है कभी ज्यादा है, क्योंकि दिस इज एसेंशियली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज गवर्नड बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से समझिएगा अपना बात को, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में यू विल हैव मास तो दोनों साइड से है ही, इट इज एनर्जी, अगर हम एनर्जी की बात करें इनटू रेडियस इनटू डिस्टेंस, एनर्जी इनटू डिस्टेंस की अगर हम बात करें, दिस शुड बी इक्वल, दिस शुड बी रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी इनटू डिस्टेंस शुड बी रिमेन कांस्टेंट। यानी कि जिस तो एंगुलर मोमेंटम हमें पता ही है ना, एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है एम वी आर, एम तो कांस्टेंट है ही, सो एंगुलर मोमेंटम हैज टू रिमेन कांस्टेंट, एम तो कांस्टेंट है ही। इट मींस अगर मैं यहां दिखा दूं बेटा, इट मींस कि जहां वेलोसिटी इनटू रेडियस ये कांस्टेंट होना चाहिए, सो वेलोसिटी मैक्सिमम इनटू रेडियस मिनिमम, दिस हैज टू बी इक्वल टू वेलोसिटी मिनिमम इनटू रेडियस मैक्सिमम, इनटू रेडियस मैक्सिमम। यानी कि जहां डिस्टेंस प्लेनेट से मैक्सिमम हो वहां वेलोसिटी कम होगी, और जहां प्लेनेट से, जहां सन से डिस्टेंस प्लेनेट की मिनिमम हो वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो डिस्टेंस मैक्सिमम कहां पे है, रेडियस मैक्सिमम बेटा यहां पे है, ये रेडियस मैक्सिमम है, ये वाला रेडियस जो है, ये वाला अगर मैं यहां करूं, दिस इज आर मैक्स, ये मैक्सिमम रेडियस है, मैक्सिमम रेडियस ये है, ये मैक्सिमम रेडियस है, और ये वाला मिनिमम रेडियस है जिनको हम एपीहीलियन पेरीहीलियन भी कहते हैं, ये मिनिमम रेडियस है। तो जहां पे रेडियस मैक्सिमम है यहां पे वेलोसिटी मिनिमम होगी, यहां पे वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जहां रेडियस मिनिमम है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये ध्यान से समझना बेटा, जहां डिस्टेंस प्लेनेट से, प्लेनेट की डिस्टेंस सन से जहां पे मैक्सिमम होगी वहां वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जहां प्लेनेट की डिस्टेंस सन से नजदीक होगी वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मिनिमम है तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी, और वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो हमें याद रखना है बेटा, व्हेन अ प्लेनेट इज फर्दर अवे फ्रॉम सन इट विल मूव स्लोअर, एंड व्हेन द प्लेनेट इज closer to the sun it will move faster। आपसे क्वेश्चन क्या था बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेनेट इज मैक्सिमम, वो P4 पे मैक्सिमम होगा, यहां पे जब ये सन के सबसे ज्यादा नजदीक है P4 ये दिस हैज टू बी P4, सो ये ऑप्शन इसका है कि the velocity of the kinetic energy of the planet will be maximum when it is closer to the sun। इस चीज का बेटा ध्यान रखना है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, when a body is taken from pole to equator its weight रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इंक्रीजेस डिक्रीजेस। अगर हम एक बॉडी को इक्वेटर से पोल की तरफ ले जाएं, इस बॉडी के वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, इस बॉडी के वेट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए बेटा, दिस एक्चुअली इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द शेप ऑफ अर्थ, विद द शेप ऑफ। अगर बेटा चूंकि अर्थ सर्कुलर नहीं है, अगर अर्थ सर्कुलर होता, सर्कल हैज वन डिफाइनिंग पैरामीटर दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, सो दैट एवरी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस विद द एलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट की हम बात करें, एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें, अगर ये इक्वेटोरियल, अगर हम इसको इक्वेटोरियल रेडियस कहेंगे, सपोज ये इक्वेटोरियल रेडियस है और ये पोलर रेडियस है, ये पोलर रेडियस है। अब जाहिर सी बात है कि इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो ज्यादा है पोलर रेडियस से, और रफली इक्वेटोरियल रेडियस जो है पोलर रेडियस से तकरीबन 21 किलोमीटर ज्यादा होता है, 21 किलोमीटर ज्यादा, तो इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है, इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है। अब अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला देखिए, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लैम्डा, कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब ध्यान से समझिए, जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हो तो रेडियस बढ़ रहा है, क्योंकि पोलर रेडियस कम है, इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है। सो वंस यू मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, वंस यू मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, रेडियस इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीजेस, क्योंकि इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा। अगर ये और इंक्रीज हो रहा है, सो इफ, ध्यान से समझिए बेटा, इफ और इंक्रीजेस, अगर और इंक्रीज हो रहा है तो ये फैक्टर बताओ मुझे क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये भी इंक्रीज होगा, और अगर ये इंक्रीज होगा जी डैश विल डिक्रीज, g dash will, so once we move from pole to equator the acceleration due to gravity will decrease, so it will decrease, this has to be the correct option।
ठीक है बेटा, दिस एसेंशियली वाज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ जी विद द शेप ऑफ द अर्थ। ओके, ये तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे। द वेरिएशन इन स्पीड ऑफ द प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ये बेटा सही ऑप्शन है, एंगुलर मोमेंटम। अभी मैं कह रहा था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए एज फार एज द प्लैनेटरी मोशन इज कंसर्न। एंगुलर मोमेंटम मींस एम वी आर कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि एम, अगर अभी मैंने कहा था अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है, रेडियस मिनिमम है, दिस शुड बी इक्वल टू मास, तो वही रहेगा। वेलोसिटी उस दूसरे पॉइंट में मिनिमम होगा तो रेडियस मैक्सिमम होना चाहिए। सो दिस इज एसेंशियली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, फिर से हम याद रखेंगे कि एज फार एज द प्लैनेटरी मोशन इज कंसर्न, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर momentum. This is a concept based question. So quickly moving on to the next one. Okay, two satellites A and B go around a planet P in a circular orbits having radius 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3v, then the speed of satellite B will be. तो बेटा ये ऑर्बिटल वेलोसिटी पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दो तरीके से फॉर्मूला, या तो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी आप लिखते हो जी एम बाई आर, क्योंकि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था जी एम बाई आर, या तो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ स्मॉल जी इंटू आर, स्मॉल जी इंटू आर। तो इस तरह से बेटा आप सवाल पूछ सकते हो, पूछा जा सकता है ऑर्बिटल वेलोसिटी पे। अब हमसे क्या पूछा जाता है, अगर आप यहां देखो इस एक्सप्रेशन में, अगर आप देखो इस एक्सप्रेशन में ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। कैपिटल आर लिखो या स्मॉल आर लिखो फिलहाल इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन से। अब आप कहोगे कि अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर इस वाले एक्सप्रेशन से तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू अंडर रूट ऑफ रेडियस, लेकिन ध्यान से समझिए बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी तब है अगर आप जी और आर को, जी तो कांस्टेंट है, अगर रेडियस ऑफ प्लैनेट ऑफ कांस्टेंट मानते हो, मास ऑफ द प्लैनेट ऑफ कांस्टेंट मानते हो, तब आप कह सकते हो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर। और अगर आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट मानोगे फिर आप कहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस। सो दोनों इक्वेशन सही है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप किस चीज को कांस्टेंट मानोगे, अकॉर्डिंगली आप v और r में रिलेशन मानोगे। तो अगर आपने m को कांस्टेंट माना आपको मिलेगा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर आप दो का कंपेयर करेंगे हमें मिलेगा बेटा v1 by v2, दिस शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r2 by r1, r2 by ऑर्बिटल वेलोसिटी, दो ऑर्बिटल वेलोसिटीज का रेशियो, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस। अब क्वेश्चन क्या है, टू सैटेलाइट्स A and B go around a planet P in circular orbits having radius 4r and r. If the speed of satellite A is 3v, अगर इसकी स्पीड सपोज इस वाली स्पीड इसने कहा है 3v है, डिवाइड बाय v2 हमें निकालना है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दूसरे वाले प्लेनेट का क्या है, दूसरे वाले प्लेनेट का है r, पहले का है 4r, r डिवाइडेड बाय 4r। तो जिसकी स्पीड ध्यान से समझिए, जिसकी स्पीड 3v है उसका 4r है, 3v है तो 4r है। सो बेटा क्या आ जाएगा, यू विल गेट r एंड r कैंसल्स, 1/4 का ये आ जाएगा 1/2। सो व्हाट वी गेट इज 3v डिवाइडेड बाई v2, v2 हमें निकालना है, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2। तो मुझे क्या निकालना है बेटा v2, सो v2 हैज टू बी इक्वल टू 3 into 2 is 6, it is 6 times v, 6 times v. Okay, we have an option, this is 6 times v, this 6 times v. Okay, done. Next, a satellite is moving around the earth with speed v in a circular orbit of radius r. If the orbit radius is decreased by 1%, the speed of the satellite is, once again बेटा सेम फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ g m डिवाइडेड बाय r। इसी फॉर्मूला पे एक और क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ए सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द स्पीड, एक सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, विद स्पीड v इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। अगर आप ऑर्बिट का रेडियस 1% डिक्रीज कर रहे हो, जो ऑर्बिट का रेडियस था r, ये 1% डिक्रीज कर रहे हो, आपको बताना है स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप r 1% डिक्रीज करोगे इस पे क्या फर्क पड़ेगा। सो व्हाट यू आर डूइंग इज, मैं r को डिक्रीज कर रहा हूं बाय 1%, ठीक है ना, ये गिवन है, और आपने देखना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। सो बेटा हमारे पास यहां पे भी है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ r,
अंडर रूट ऑफ आर। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, आप ऐसे लिख सकते हो ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज पावर ऑफ -1/2, और रेज पावर -1/2। अगर आप परसेंटेज की बात करोगे, डेल्टा ऑर्बिटल वेलोसिटी परसेंट, अगर आप परसेंटेज में बात करोगे, दिस विल बी -1/2 इंटू डेल्टा आर परसेंट, क्योंकि पावर यहां पे हम लाएंगे। सो -1/2। अब रेडियस को आप क्या कर रहे हो, रेडियस को आप डिक्रीज कर रहे हो बाय 1%। सो डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर जो है दिस इज -1%। माइनस क्यों आ गया बेटा, क्योंकि आप डिक्रीज कर रहे हो। अगर आप इंक्रीज करते फिर मैं +1% लेता। सो दिस विल बी -1/2 इंटू -1। सो विच माइनस माइनस इज प्लस, सो इट इज +1/2%. It means orbital velocity will increase by 1/2%. So orbital velocity will increase by 1/2%. हाँ वो ये 0.5, it will increase by 1/2%. तो बेटा इस चीज का ध्यान रखना है इस तरह से। चलिए बेटा नेक्स्ट, okay, a small body of mass m falls to the earth from infinity distance away. What will be its velocity on reaching the earth? एक बॉडी जो है बेटा इन्फिनिटी से, ये लास्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, एक बॉडी जो है इन्फिनिटी से सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ रही है, तो आपको बताना है कि जब वो बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ेगी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। तो यहां बेटा सो एक्चुअली क्या है, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब वो बॉडी इंफिनिटी पे थी उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, और जब वो तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल कम होगी, और जब वो बॉडी ग्राउंड को टच करेगी तो काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट विल बी अबाउट टू टच द ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। सो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी दिस विल बी, यू हैव टू इक्वेट इट विद पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, 1/2 mv square, this has to be equal to gm m by r, gm by r। या अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है, v square will be equal to 2, यहां ले जाओ बेटा, 2gm into small m तो खैर कैंसल ही होगा, so let's eliminate it। so 2g it will be 2gm divided by r, 2gm divided by r। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m लिखना है, फिर से मैं बता दूंगा बेटा, स्मॉल m होता है gm by r square, gm by r square। इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m लिखो बेटा, यू विल गेट v square इज इक्वल टू 2/r, अपनी जगह लिखो, इस gm के बदले आप लिखोगे g इंटू आर स्क्वायर। सो एक r कैंसिल हो जा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr, यानी कि v शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr। ये फॉर्मूला भी हमें बेटा याद रखना है, दैट इफ ए बॉडी इज कमिंग विद एन फ्रॉम एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन इट विल बी अबाउट टू टच द ग्राउंड, एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वैल्यू विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2gr, अंडर रूट ऑफ 2gr। This has to be the correct option. So this finishes at least the quick revision for the gravitation, and next hopefully we'll be starting with the thermodynamics.
Okay, the gravitational force between 2 point masses m and capital M separated by distance is F. चलिए पहले ये देख लेते हैं. You have gravitational force between two masses. This is a mass, small m, and this is a mass, capital M, separated by some distance. किसी distance से suppose say they are separated by some distance, और इनके दरमियान gravitational force कितना है बेटा? F. Now what if a point mass of 2m is placed next to m in contact with it? अब क्योंकि इन दोनों के दरमियान फोर्स कितना है बेटा? इन दोनों के दरमियान फोर्स क्या है? इन दोनों के दरमियान फोर्स क्या है? वो F है. अब आप क्या काम कर रहे हो? ये जो मास था इसके साइड में एक और मास रख रहे हो 2m, जो रेड और 2m. अब आपको बताना है द फोर्स ऑन m ड्यू टू m एंड टोटल फोर्स ऑन m विल बी, कि जब पहले स्मॉल m और कैपिटल M ही थे. चलिए लेट मी मेक दिस रिवाइज्ड वन. लेट्स मेक द फिगर अगेन. आपसे सिचुएशन है बेटा कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है, यहां पे एक और बॉडी है जिसका मास 2m है. ठीक है, इनके दरमियान मान लो डिस्टेंस कितना है r, और इनके दरमियान फोर्स जो है फोर्स F है. ठीक है, इसके बाद आप क्या कर रहे हो? अब इस वाली बॉडी के पास तो सिचुएशन ये थी, ये m है, यहां पे 2m है. ठीक है ना, डिस्टेंस वही है r, आप कोई चीज चेंज नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस वही है r, ये m है, ये 2m है, डिस्टेंस वही है. लेकिन अब आपने क्या काम किया? आपने एक एडिशनल मास यहां रखा 2m, एक एडिशनल मास आपने रखा 2m, एक एडिशनल मास आपने रखा 2m. अब आपको बताना है कि सॉरी, ये दिस इज कैपिटल M, दिस वन इज कैपिटल M, स्मॉल m एंड कैपिटल M, दिस वन इज अगेन कैपिटल M. यहां कैपिटल M है और ये कैपिटल M है, ये कैपिटल M है. अब आपको बताना है कि जब आपने ये सेकेंड मास 2m इसके साथ में रखा, इस कैपिटल M पे जो टोटल फोर्स, जो फोर्स पड़ रहा था स्मॉल m की वजह से, वो क्या होगा और टोटल फोर्स कितना होगा? एक चीज याद रखिएगा बेटा, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज. तो इस बॉडी जो ये कैपिटल M है, इस पे जो फोर्स पड़ रहा है, इस पे जो फोर्स पड़ रहा है, इट विल बी इंडिपेंडेंट कि इस M के साथ और कौन सी बॉडी है. सो इस M, जब अगर पहले इस बॉडी पे इस वाले मास की वजह से फोर्स F पड़ रहा था, अब अगर आपने कोई और बॉडी भी यहां पे रखी, इस M की वजह से इस कैपिटल M पे अब भी फोर्स F ही पड़ेगा. सो फोर्स ऑन M ड्यू टू स्मॉल m विल अगेन बी F, वो तो F ही रहेगा. लेकिन F अब ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है. सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन का? टोटल फोर्स ऑन M, इस M पे टोटल फोर्स अब कितना होगा? क्योंकि टोटल फोर्स जो है अब वो दो मासेस की वजह से होगा, इस मास की वजह से और इस मास की वजह से. तो टोटल फोर्स जो है, टोटल फोर्स कितना होगा? टोटल फोर्स होगा, एक तो होगा स्मॉल m की वजह से m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, प्लस फिर इस 2m की वजह से होगा m 2m, डिस्टेंस तो वही है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये बेटा ये वाला फोर्स तो F है, दिस विल बी इक्वल टू प्लस 2 बाहर आ जाएगा, दिस विल बी 2gm बाय r स्क्वायर. सो दिस इज एक्चुअली F प्लस 2F विच इज 3F. तो इस वाले बॉडी पे स्मॉल m की वजह से तो फोर्स F ही रहेगा, लेकिन टोटल फोर्स, बिकॉज सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल में के दो स्टेटमेंट्स हम यहां यूज करेंगे. एक, इस m पे जो टोटल फोर्स स्मॉल m की वजह से फोर्स होगा, इट विल बी unaffected by the presence of other masses, तो फोर्स F ही रहना है. सेकेंड, टोटल फोर्स ऑन कैपिटल M विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस बाय स्मॉल m एंड 2m, वही मैंने कैलकुलेट किया, दैट कम्स आउट टू बी 3F. सो F एंड 3F, दिस हैज टू बी द करेक्ट ऑप्शन. चलिए बेटा नेक्स्ट, द हाइट
at which the acceleration due to gravity decreases by 36% to its value on the surface of earth is, assume the radius of earth is r. आप देखो बेटा, फिर से क्वेश्चन है, based on the variation of g with the height above the surface of earth, किस हाइट पे acceleration due to gravity will decrease by 36%. अगर चूंकि हमारे पास बेटा you have this way, g dash is equal to, हाइट की मैं बात कर रहा हूं, g divided by 1 plus h by r whole square. 1 plus h by r, where g dash is acceleration due to gravity at a height h above the surface of earth. अगर 36% डिक्रीज हुआ तो वहां पे होगा कितना, 64%, which means actually g dash will be equal to 64% या 64 by 100 g. आप कहोगे 64% कहां से आ गया, 36% डिक्रीज हो रहा है तो वहां बचेगा कितना, 64%. तो बेटा यूज कीजिए, यहां पे g डैश के बदले मैं लिख रहा हूं 64 by 100 इंटू g. दिस इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h by r होल स्क्वायर. ओके, स्क्वायर दिस कैंसल्स, ये किसका स्क्वायर बनेगा, या इसको उल्टा करके मैं लिख सकता हूं बेटा 10 by 8 होल स्क्वायर. इसको उल्टा करके इसको भी उल्टा करो, आप लिख सकते हो 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर. ठीक है ना बेटा, फाइन. सो स्क्वायरिंग दोनों साइड से खत्म कर दो. 10 बाई 8 के बदले आप 5 बाई 4 लिख सकते हो. आप लिख सकते हो बेटा 5 बाई 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर, या 1 यहां लाओ, यू विल गेट 5 बाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एच बाई आर. सो दिस इज इक्वल टू 5 बाई 4, दिस इज 1 बाई 4 is equal to h by r, so h will be equal to r by 4. R by 4. So h will be equal to r by 4. This has to be correct option. So at a height equal to 1/4 of radius of earth above the surface of earth, the acceleration due to gravity will decrease by 36%. चलिए बेटा, next. Okay, this one is based on actually Kepler's law of planetary motion. Kepler's law of planetary. अब देखो बेटा, Kepler's law of planetary motion जो है, 3 laws Kepler ने दिए. बिफोर कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं, Kepler ने 3 लॉ दिए. द फर्स्ट लॉ वाज अ लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जहां पे Kepler ने कहा कि every planet moves around the sun in elliptical orbit with sun at one of its foci. सेकेंड लॉ में केपलर ने कहा, तो स्क्वायर ऑफ द सेकेंड लॉ में केपलर ने कहा दैट एवरी प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. और थर्ड लॉ में केपलर ने कहा द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. तो अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, देखो बेटा ध्यान से समझिए, ये सन है, ये सन है, और आई गेस देयर आर सम नंबर्स. दिस इज P1, this may not be, this is P2, this is P3 and this is P4. आपसे कहा जा रहा है the figure shows a planet in an elliptical orbit around the sun. Where is the kinetic energy of planet maximum? Kinetic energy planet की maximum कहां होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लेनेट की मैक्सिमम कहां होगी? एक चीज याद रखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज सपोज 1/2 mv स्क्वायर. मास तो कांस्टेंट है, यानी कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी. क्योंकि अगर यहां इसने काइनेटिक एनर्जी की बात ना की होती, इसने आपको कहा था कि वेलोसिटी पार्टिकल की मैक्सिमम कहां है, पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कहां है, तो उस सूरत में भी वही आंसर रहेगा. क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी मैक्सिमम होना ही है. यानी कि क्या जब प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, क्या वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है? नहीं, कांस्टेंट स्पीड से उस प्लेनेट की स्पीड जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, कभी कम होती है कभी ज्यादा है. क्योंकि दिस इज एसेंशियली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज द motion of planets around the sun is governed by the conservation of angular momentum. ध्यान से समझिएगा अपना बात को, conservation of angular momentum. अब conservation of angular momentum में you will have mass तो दोनों साइड से है ही, it is energy, अगर हम energy की बात करें into radius, into distance, energy into distance की अगर हम बात करें, this should be equal, and this should be remain constant. एनर्जी इंटू डिस्टेंस शुड बी रिमेन कांस्टेंट. यानी कि जिस तो एंगुलर मोमेंटम हमें पता ही है ना, एम वी आर. एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है एम वी आर. एम तो कांस्टेंट है ही, सो एंगुलर मोमेंटम हैज टू रिमेन कांस्टेंट. एम तो कांस्टेंट है ही. इट मींस अगर मैं यहां दिखा दूं बेटा, इट मींस कि जहां वेलोसिटी इंटू रेडियस ये कांस्टेंट होना चाहिए. सो वेलोसिटी मैक्सिमम इंटू रेडियस मिनिमम,
दिस हैज टू बी इक्वल टू वेलोसिटी मिनिमम इंटू रेडियस मैक्सिमम, इंटू रेडियस मैक्सिमम। यानी कि जहां डिस्टेंस प्लेनेट से मैक्सिमम हो वहां वेलोसिटी कम होगी, और जहां प्लेनेट से, जहां सन से डिस्टेंस प्लेनेट की मिनिमम हो वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो डिस्टेंस मैक्सिमम कहां पे है? रेडियस मैक्सिमम बेटा यहां पे है, ये रेडियस मैक्सिमम है। ये वाला रेडियस जो है, ये वाला अगर मैं यहां करूं, दिस इज आर मैक्स, ये मैक्सिमम रेडियस है, मैक्सिमम रेडियस ये है, ये मैक्सिमम रेडियस है, और ये वाला मिनिमम रेडियस है, जिनको हम एपीहीलियन पेरीहीलियन भी कहते हैं, ये मिनिमम रेडियस है। तो जहां पे रेडियस मैक्सिमम है यहां पे वेलोसिटी मिनिमम होगी, यहां पे वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जहां रेडियस मिनिमम है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये ध्यान से समझना बेटा, जहां डिस्टेंस प्लेनेट से, प्लेनेट की डिस्टेंस सन से जहां पे मैक्सिमम होगी वहां वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जहां प्लेनेट की डिस्टेंस सन से नजदीक होगी वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मिनिमम है तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी, और वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो हमें याद रखना है बेटा, व्हेन अ प्लेनेट इज फर्दर अवे फ्रॉम सन इट विल मूव स्लोअर, एंड व्हेन द प्लेनेट इज क्लोज to the sun it will move faster। आपसे क्वेश्चन क्या था बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेनेट इज मैक्सिमम, वो P4 पे मैक्सिमम होगा। यहां पे जब ये सन के सबसे ज्यादा नजदीक है P4 ये दिस हैज टू बी P4, सो ये ऑप्शन इसका है कि the velocity of the kinetic energy of the planet will be maximum when it is closer to the sun। इस चीज का बेटा ध्यान रखना है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, when a body is taken from pole to equator its weight remains constant, increases, decreases। अगर हम एक बॉडी को इक्वेटर से पोल की तरफ ले जाएं, इस बॉडी के वेट पे क्या फर्क पड़ेगा? इस बॉडी के वेट पे क्या फर्क पड़ेगा? अब ध्यान से समझिए बेटा, दिस एक्चुअली इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द शेप ऑफ अर्थ, विद द शेप ऑफ। अगर बेटा चूंकि अर्थ सर्कुलर नहीं है, अगर अर्थ सर्कुलर होता, सर्कल हैज वन डिफाइनिंग पैरामीटर दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, सो दैट एवरी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस विद द एलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट की हम बात करें, एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें, अगर ये इक्वेटोरियल, अगर हम इसको इक्वेटोरियल रेडियस कहेंगे, सपोज ये इक्वेटोरियल रेडियस है और ये पोलर रेडियस है, ये पोलर रेडियस है। अब जाहिर सी बात है कि इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो ज्यादा है पोलर रेडियस से, और रफली इक्वेटोरियल रेडियस जो है पोलर रेडियस से तकरीबन 21 किलोमीटर ज्यादा होता है, 21 किलोमीटर ज्यादा। तो इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है, इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है। अब अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला देखिए, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लैम्डा, कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब ध्यान से समझिए, जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हो तो रेडियस बढ़ रहा है, क्योंकि पोलर रेडियस कम है, इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है। सो वंस यू मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, वंस यू मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, रेडियस इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीजेस, क्योंकि इक्वेटोरियल रेडियस है। अगर ये और इंक्रीज हो रहा है, सो इफ, ध्यान से समझिए बेटा, इफ और इंक्रीजेस, अगर और इंक्रीज हो रहा है तो ये फैक्टर बताओ मुझे क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये भी इंक्रीज होगा, और अगर ये इंक्रीज होगा जी डैश विल डिक्रीज, g dash will, so once we move from pole to equator the acceleration due to gravity will decrease, so it will decrease, this has to be the correct option। ठीक है बेटा, this essentially was problem based on variation of g with the shape of the earth। okay, ये तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे। द वेरिएशन इन स्पीड ऑफ द प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ये बेटा सही ऑप्शन है, एंगुलर मोमेंटम। अभी मैं कह रहा था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए एज फार एज द प्लैनेटरी मोशन इज कंसर्न। एंगुलर मोमेंटम मींस एम वी आर कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि एम, अगर अभी मैंने कहा था अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है, रेडियस मिनिमम है, दिस शुड बी इक्वल टू मास, तो वही रहेगा। वेलोसिटी उस दूसरे पॉइंट पे मिनिमम होगा तो रेडियस मैक्सिमम होना चाहिए। सो दिस इज एसेंशियली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, फिर से हम याद रखेंगे कि एज फार एज द प्लैनेटरी मोशन इज कंसर्न दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर momentum. This is a concept based question. So quickly moving on to the next one. Okay, two satellites A and B go around a planet P in a circular orbits having radius 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3v, then the speed of satellite B will be.
तो बेटा ये ऑर्बिटल वेलोसिटी पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दो तरीके से फॉर्मूला, या तो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी आप लिखते हो जी एम बाय आर, क्योंकि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था जी एम बाय आर, या तो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ स्मॉल जी इंटू आर, स्मॉल जी इंटू आर। तो इस तरह से बेटा आप सवाल पूछ सकते हो, पूछा जा सकता है ऑर्बिटल वेलोसिटी पे। अब हमसे क्या पूछा जाता है, अगर आप यहां देखो इस एक्सप्रेशन में, अगर आप देखो इस एक्सप्रेशन में ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। कैपिटल आर लिखो या स्मॉल आर लिखो फिलहाल इस वाली एक्सप्रेशन में, इस वाली एक्सप्रेशन से। अब आप कहोगे कि अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर इस वाली एक्सप्रेशन से तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू अंडर रूट ऑफ रेडियस, लेकिन ध्यान से समझिए बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी तब है अगर आप जी और आर को, जी तो कांस्टेंट है, अगर रेडियस ऑफ प्लेनेट ऑफ कांस्टेंट मानते हो, मास ऑफ द प्लेनेट ऑफ कांस्टेंट मानते हो, तब आप कह सकते हो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर। और अगर आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट मानोगे फिर आप कहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस। सो दोनों इक्वेशन सही है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप किस चीज को कांस्टेंट मानोगे, अकॉर्डिंगली आप v और r में रिलेशन मानोगे। तो अगर आपने m को कांस्टेंट माना आपको मिलेगा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर आप दो का कंपेयर करेंगे हमें मिलेगा बेटा v1 by v2 दिस शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r2 by r1, r2 by orbital velocity, दो orbital velocities का रेशियो, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस। अब क्वेश्चन क्या है, टू सैटेलाइट्स A and B go around a planet P in circular orbits having radius 4r and r. If the speed of satellite A is 3v, अगर इसकी स्पीड सपोज इस वाली स्पीड इसने कहा है 3v है, डिवाइड बाय v2 हमें निकालना है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दूसरे वाले प्लेनेट का क्या है, दूसरे वाले प्लेनेट का है r, पहले का है 4r, r डिवाइडेड बाय 4r। तो जिसकी स्पीड ध्यान से समझिए, जिसकी स्पीड 3v है उसका 4r है, 3v है तो 4r है। सो बेटा क्या आ जाएगा, यू विल गेट r एंड r कैंसल्स, 1/4 का ये आ जाएगा 1/2। सो व्हाट वी गेट इज 3v डिवाइडेड बाई v2, v2 हमें निकालना है, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2। तो मुझे क्या निकालना है बेटा v2, सो v2 हैज टू बी इक्वल टू 3 into 2 is 6, it is 6 times v, 6 times v. Okay, we have one option, this is 6 times v, this 6 times v. Okay, done. Next, a satellite is moving around the earth with speed v in a circular orbit of radius r. If the orbit radius is decreased by 1%, the speed of the satellite is, once again बेटा same formula मैं यूज करूंगा। मेरे पास orbital velocity का formula है अंडर रूट ऑफ g m डिवाइडेड बाय r। इसी फॉर्मूला पे एक और क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ए सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द स्पीड, एक सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, विद स्पीड v इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। अगर आप ऑर्बिट का रेडियस 1% डिक्रीज कर रहे हो, जो ऑर्बिट का रेडियस था r, ये 1% डिक्रीज कर रहे हो, आपको बताना है स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप r 1% डिक्रीज करोगे इस पे क्या फर्क पड़ेगा। सो व्हाट यू आर डूइंग इज, मैं r को डिक्रीज कर रहा हूं बाय 1%, ठीक है ना, ये गिवन है, और आपने देखना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। सो बेटा हमारे पास यहां पे भी है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ r, अंडर रूट ऑफ r। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं आप ऐसे लिख सकते हो ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r रेज पावर ऑफ -1/2, और रेज पावर -1/2। अगर आप परसेंटेज की बात करोगे, डेल्टा ऑर्बिटल वेलोसिटी परसेंट, अगर आप परसेंटेज में बात करोगे दिस विल बी -1/2 इंटू डेल्टा r परसेंट, क्योंकि पावर यहां पे हम लाएंगे। सो -1/2। अब रेडियस को आप क्या कर रहे हो, रेडियस को आप डिक्रीज कर रहे हो बाय 1%। सो डेल्टा r कितना है, डेल्टा r जो है दिस इज -1%। माइनस क्यों आ गया बेटा, क्योंकि आप डिक्रीज कर रहे हो। अगर आप इंक्रीज करते फिर मैं +1% लेता। सो दिस विल बी -1/2 इंटू -1, सो विच माइनस माइनस इज प्लस, सो इट इज +1/2%. It means orbital velocity will increase by 1/2%. So orbital velocity will increase by 1/2%. हाँ वो ये 0.5, it will increase by 1/2%. तो बेटा इस चीज का ध्यान रखना है इस तरह से। चलिए बेटा नेक्स्ट, ओके, a small body of mass m falls to the
earth from infinity distance away, what will be its velocity on reaching the earth? एक बॉडी जो है बेटा इन्फिनिटी से, ये लास्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, एक बॉडी जो है इन्फिनिटी से सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ रही है, तो आपको बताना है कि जब वो बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ेगी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। तो यहां बेटा सो एक्चुअली क्या है, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब वो बॉडी इन्फिनिटी पे थी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, और जब वो तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल कम होगी, और जब वो बॉडी ग्राउंड को टच करेगी तो काइनेटिक एनर्जी, व्हेन इट विल बी अबाउट टू टच द ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। सो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी दिस विल बी, यू हैव टू इक्वेट इट विद पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, 1/2 mv square, this has to be equal to m by r, m by r। या अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है, v square will be equal to 2, यहां ले जाओ बेटा, 2gm into small m तो खैर कैंसल ही होगा, so let's eliminate it। so 2g it will be 2gm divided by r, 2gm डिवाइडेड बाय r। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m लिखना है, फिर से मैं बता दूंगा बेटा, स्मॉल m होता है gm by r स्क्वायर, gm by r स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m लिखो बेटा, यू विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2/r, अपनी जगह लिखो, इस gm के बदले आप लिखोगे g इंटू आर स्क्वायर। सो एक r कैंसिल हो जा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr, यानी कि v शुड बी इक्वल टू √2gr। ये फॉर्मूला भी हमें बेटा याद रखना है, दैट इफ ए बॉडी इज कमिंग विद फ्रॉम एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन इट विल बी अबाउट टू टच द ग्राउंड, एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वैल्यू विल बी गिवन बाय √2gr, GR. This has to be the correct option. So this finishes at least the quick revision for the gravitation, and next hopefully we'll be starting with the thermodynamics.